नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील पंचारिया और मैं आप सबका एरोडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने वर्तमान में राजस्थान में चल रही एसआई सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन जैसी प्रमुख भर्ती योग्यताएं जो कि अपने सिलेबस के अंदर इंडियन पॉलिटी को शामिल करते हुए चल रही है और ऐसी तमाम वैकेंसियां जो कि अन्य राज्यों में भी हैं और जिनके अंदर इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी मुहिम शुरू की है जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी के जो सिलेबस में दिए हुए टॉपिक हैं और जो बिटवीन द लाइन वाले टॉपिक हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए ये एक मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम को चलाते हुए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा ये वो सभा थी जिसके अंदर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। वैसे ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने जो संविधान का निर्माण करके हमें दिया है, वो संविधान आज भी आदरणीय है और सम्मानजननीय है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आज आज़ादी के 80 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, फिर भी आज तक भारत में कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जिसने भारतीय संविधान का विरोध किया हो, क्योंकि इन देवतुल्य लोगों ने कुछ इस प्रकार के संविधान का निर्माण करके दिया है जो भारत की संपूर्ण विविधताओं को शामिल किए हुए हैं, समेटे हुए हैं और उन सब विविधताओं का सम्मान भी कर रहा है। तो ऐसे संविधान का निर्माण करने वाली इस संविधान सभा के बारे में आज हमें पढ़ने का मौका मिला है। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की भी बात है कि आज हम इन लोगों के उन कृत्यों को जानने की कोशिश करेंगे, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड तमाम उन तथ्यों को भी जानेंगे जिन तथ्यों से हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। और आज हमें इन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का भी एक अवसर मिला हुआ है कि हम जानने की कोशिश करें कि ये जो संविधान का निर्माण हुआ इसमें स्पेशल क्या था। ऐसे देखा जाए तो ये भी स्पेशल ही है कि इन्होंने जो संविधान बनाया वो 80 सालों से इतना सामान्य बना हुआ है, जबकि आपने नोटिस किया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अक्सर हमें देखने को मिलता है किसी देश में सैन्य तख्ता पलट होता है, तो किसी देश के अंदर आर्थिक मंदी चल रही है, तो किसी देश के अंदर गृह युद्ध चल रहे हैं। ये सभी चीज़ें वो बता रही है, कोई देश विभाजित हो रहा है। इस तरीके की घटनाएं हमें दिखाती हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाले इन देवतुल्य लोगों ने कुछ किस प्रकार का संविधान बनाया जो आज भी इतना आदरणीय बना हुआ है। हालांकि इसमें संशोधन होते हैं, ये भी तो इस संविधान की एक गतिशीलता है और फ्लेक्सिबिलिटी है। आइए, तो हम वैसे तो इनकी तारीफ में जितने शब्द बोले उतने कम रह जाएंगे, लेकिन हम इनसे अपनी ध्यान को हटाते हुए आज के हमारे इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और ये टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ, इसमें हमें कुछ मेजर पॉइंट देख लेते हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। और मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ डायरेक्टरी पॉइंट भी लिखे हैं, मीन्स ऐसे पॉइंट जो हमें डायरेक्शन देंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ना है और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी बातें और फैक्ट हमारे अंदर जहन में रखना है, ताकि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो वो भी हम कर पाएँ। चलिए दोस्तों, तो इसके अंदर अगर पॉइंट देखा जाए तो पहला तो पॉइंट है भारतीय संविधान सभा की मांग। भारतीय संविधान सभा की मांग कब से शुरू होती है और इसमें किस किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग स्वराज बिल नाम से होती है। स्वराज बिल जो कि बाल गंगाधर तिलक ने 1995 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान रखा था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक जी ने ये मांग की थी कि हमें स्वराज प्राप्त करना है। तो और उस स्वराज में ही उन्होंने बताया था कि हमारे देश का संचालन किसी राजा या किसी कंपनी के अधीन न होकर एक संविधान के अधीन होना चाहिए। ये मांग की थी 1995 में। अब सॉरी हाँ 1895 में सबसे पहले मांग की गई थी। उसके बाद फिर 1919 का जब अधिनियम पारित हुआ तो 1919 के अधिनियम के विरोध में क्योंकि गांधी जी असंतुष्ट थे, तो उन्होंने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए एक कमेंट पास किया था और गांधी जी ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, भारतीयों से होना चाहिए, न कि भारतीयों पर थोपा गया। क्योंकि 1919 का अधिनियम भी अंग्रेजों द्वारा पारित एक संविधान ही था, लेकिन भारतीयों को वो संतोषजनक नहीं लगा, क्योंकि उस बिल को पारित करने वाले अंग्रेज थे और उनकी संसद से वो बिल आया था और उस संसद में भारतीय एक भी नहीं था। उसके बाद पंडित नेहरू जी ने 1934 में ये मांग कर दी थी कि भारत के अंदर संविधान का निर्माण होना चाहिए और वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद आता है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने
एम.एन. रॉय जो कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और वो प्रमुख जनवादी राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने भी मांग की थी कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों को करना चाहिए और भारत का संचालन उस संविधान के अनुसार होना चाहिए ताकि कोई भी दल शोषित और शोषक वर्ग में ना बंट जाए। उसके बाद आता है कांग्रेस। कांग्रेस ने भारतीय संविधान की मांग भी 1934 में की थी। ऑफिशियली आधिकारिक रूप से 1934 में कांग्रेस ने मांग की थी। हो सकता है हमसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान सभा की मांग कब की, तो उसका जवाब भी होगा 1934। 1934 में कांग्रेस ने ये मांग की थी कि भारत के अंदर भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ एक संविधान होना चाहिए और इसके लिए भारत की एक संविधान सभा की मांग की गई। और उसके बाद 1934 आया। 1934 आते आते जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस की इस आधिकारिक घोषणा को आगे बढ़ाते हुए ये घोषणा कर दी थी कि भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया जाए और उसके वो भारत का संविधान निर्माण करेगी और इस संविधान का निर्माण करने में कोई भी बाह्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि यह संपूर्ण सभा भारतीयों की होगी और भारतीय ही अपने देश के लिए संचालन के लिए संविधान सभा का गठन करेगी। यही तो साइमन कमीशन के विरोध का कारण बना, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में आया था और उसके अंदर 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो 1934 में इस मांग की पहले 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, लेकिन और वो इतना बड़ा था, अपने आप में संविधान था, लेकिन वो कैसा था, उसके अंदर अंग्रेजों की संसद ने यानी कि ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ था, उसके अंदर भी भारतीय एक भी नहीं था, इसलिए भी भारतीयों ने इसका विरोध किया था। ये विरोध का दौर चलता गया। इस तरीके से भारत के अंदर पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग उठी। मांग उठने के बाद अब हम दूसरा देखते हैं कि संविधान सभा के जो पृष्ठभूमि बनी थी वो किस तरीके से बनी। क्या संविधान सभा एक ही बार में अंग्रेजों ने स्वीकार की या धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आए? क्या भारतीयों ने अंग्रेजों की जो रणनीति थी उसको स्वीकार किया या नहीं किया? इस टॉपिक के अंदर आता है और इसका नाम है पृष्ठभूमि। किस तरीके से तैयार हुई संविधान सभा की पृष्ठभूमि, देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कांग्रेस ने पंडित जी की सहायता से 1938 के अंदर मांग कर दी थी कि भारत के अंदर बिना बाह्य हस्तक्षेप से भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद उस समय भारत के अंदर वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो, और लिनलिथगो ने अगस्त के अंदर इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन होगा और उस संविधान सभा का निर्माण करने वाले सभी लोग भारतीय होंगे। और ये अगस्त 1940 में जारी हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जारी हुआ और अंग्रेजों ने ये जो मांग स्वीकार की थी, आप समझ सकते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक ये दुनिया दूसरे विश्व युद्ध का सामना कर रही थी और उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत के अंदर, और बाकी जो ब्रिटिश के समर्थक देश थे वो सभी ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को भी इस बार युद्ध के अंदर शामिल करो। और अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं की राय लिए हुए अंग्रेज भारत को इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल कर लिया था, जिसका विरोध किया भारतीयों ने। और भारतीयों ने जो प्रांतों के अंदर अपनी सरकारें बना रखी थी उन सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, यानी सरकारें वहां से हटा ली थी। और जब इतना भारत के नेताओं का ये जो विरोध का दौर चल रहा था, इस विरोध की वजह से अगस्त में अंग्रेजों ने ये स्वीकार कर लिया था कि हम भारतीयों के द्वारा बनी हुई एक संविधान सभा का गठन करेंगे। अगस्त में स्वीकार किया। उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने और भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए 1942 में आए थे क्रिप्स मिशन। ये आता है 1942 में क्रिप्स मिशन आया और इसने पहली शर्त ये रखी कि युद्ध के बाद हम एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर देंगे जिसमें सभी भारतीय शामिल होंगे। और इनकी शुरुआत का जो पहला वाक्य था कि युद्ध के बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे, भारतीयों को यह संतोषजनक नहीं लगा और इन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आप समझ सकते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब भी अंग्रेजों ने कहा था कि युद्ध के बाद हम आपको उत्तरदायी सरकार देंगे, आज़ाद करेंगे, लेकिन क्या वो आज़ादी मिली? नहीं मिली। इसलिए पहले वाले युद्ध के अंदर भारतीयों ने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सभी नेता अपने अपने मत पर चलने लग गए थे और उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन करने से साफ मना कर दिया। तो क्रिप्स असंतुष्ट होकर चले गए। क्रिप्स के जाने के बाद में
कैबिनेट मिशन आया जो 1945 में भारत पहुंचता है। 1945 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन के अंदर उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे वेविल, और वेविल ने, और ये जो कैबिनेट मिशन आता है वो ब्रिटेन की संसद के 3 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्रियों को भेजा था, और मंत्री परिषद को कैबिनेट बोलते हैं, इसलिए इस मिशन का भी नाम पड़ गया था कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसके अंदर आने वाले सभी के सभी मंत्री थे। इसमें एक पैट्रिक लॉरेंस थे, दूसरे क्रिप्स थे और तीसरे अलेक्जेंडर थे, और तीनों ही मंत्री थे। और ये 1945 में भारत पहुंचे, और तब तक जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, बाकी सभी देशों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी जर्मनी हार चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पर था। जापान एक ही बचा हुआ था, लेकिन फिर भी इनको डर था कहीं भारतीयों ने अगर जापान का समर्थन दे दिया तो जापान को एक और सहायक मिल जाएगा, वो इतना बड़ा है, क्योंकि भारत उस समय भी बहुत बड़ा देश हुआ करता था जनसंख्या की दृष्टि से भी, तकरीबन 38 करोड़ जनसंख्या छोटी बात नहीं थी। इन्हें डर था कि अगर ये भारत जापान का समर्थन में जाता है तो जापान अपने आप में फिर से एक शत्रु देश के रूप में सामने खड़ा रहेगा, और फिर से ये विश्व युद्ध समाप्त, ऑलरेडी 6 साल चल चुका था और भी आगे बढ़ने की संभावना नहीं थी। तो भारतीयों को संतुष्ट करना था। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने कैबिनेट मिशन भेज दिया। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तब इसने भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव भी यही था कि आप लोग सबसे पहले एक अंतरिम सरकार बनाइए, उस अंतरिम सरकार के अंदर एक कमांडर इन चीफ यानी कि सैन्य प्रमुख और वायसराय, ये 2 अंग्रेज होंगे, बाकी सारे के सारे अधिकारी भारतीय, जो नेता बनेंगे, सदस्य बनेंगे, वो सभी भारतीय होंगे। दूसरा इन्होंने कहा था कि आप सब चुनाव करके एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन कीजिए, और उस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर गठन का जो तरीका है वो हमारा आगे का टॉपिक है, तो आगे इसके अंदर चर्चा करते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1945 में आता है, यहाँ तक ध्यान में रखिए। और इसके बाद इसने जो संविधान से रिलेटेड बातें की थी उसके बारे में आते हैं, बाकी उसकी बातें, अधिकांश बातें आज़ादी से रिलेटेड थी, तो वो छोड़कर यहाँ आते हैं। उसके बाद हमारा में मुख्य पॉइंट आता है, वो है गठन। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर होता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है, और 1 लाइनर एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ ली जाती है कि कैबिनेट संविधान सभा का गठन किस के प्रस्ताव पर होता है, क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन। तो आप ध्यान में रखना, इसका संबंध संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन के अंदर भारतीयों को नियुक्त होकर आने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसके अंदर बोला गया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा, यानी कि चुनाव होने वाला है और चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। और ये जो सदस्य होंगे, टोटल भारत की 38 करोड़ जनसंख्या थी, 38 करोड़ जनसंख्या की, और प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति को नियुक्त होना था, इसलिए टोटल आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389, यानी कि उस समय भारत के अंदर 38 करोड़ 90 लाख भारतीय जनसंख्या थी, और उसमें से प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया, इसलिए संविधान सभा के अंदर आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389। इसमें से 292 सदस्य होंगे जो कि ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 4 सदस्य होंगे जो ब्रिटिश कमिश्नरेट से, यानी कि उस समय का संघ शासित प्रदेश था, उससे आएंगे, और 93 सदस्य ऐसे होंगे जो कि उस समय के भारत की जो देसी रियासतें थी, वो देसी रियासतों के राजा मनोनीत करेंगे। यहाँ कोई चुनाव नहीं होने वाला है। और इन 296 सीटों पर, दोनों ब्रिटिश के अधीन थी, दोनों पर चुनाव होने वाला था, और ये जो चुनाव होने वाला था वो भी था अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भारतीय नहीं आए थे एक भी संविधान सभा के अंदर, अप्रत्यक्ष। और मैंने बताया था प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को हमने सीधा वोट दिया है वो प्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष का मतलब है जिसको हमने किसी और को वोट दिया था उसने जाकर आगे वोट दिया। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं वर्तमान में। क्यों होते हैं? क्योंकि हम विधायक या सांसद को वोट देते हैं, और वो विधायक और सांसद जाकर आगे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है, इसलिए वो होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो हमने तो प्रांतों की विधानसभा के जो विधायक हुआ करते थे उनको वोट दिया था, फिर उन विधायकों ने, जो उस समय की विधानसभा थी, विधानसभा ने अपने कुछ सदस्यों को आगे 10 लाख की जनसंख्या के अनुसार अनुपात में ही आगे
संविधान सभा के लिए चुनकर भेजे थे और इन सब की संख्या टोटल थी 389 थी और उनमें से 93 राजाओं ने मनोनीत किए थे। आगे देखते हैं। अब जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में देखते हैं कि उस समय वैसे 3 आधार पर चुनाव हो रहे थे। 3 संप्रदाय थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम और तीसरा था जिसके अंदर सभी अन्य यानी कि अन्य जो संप्रदाय थे उन सबको शामिल करते हुए हम देखते हैं कि इस चुनाव के अंदर जब 389 सदस्य आए थे, 389 सदस्यों में कौन सा किस दल से था, तो 389 में से यहाँ चुनाव हो रहा है इस पर 296 पर, 296 में से किस दल को कितने सदस्य मिले, तो यहाँ पर कांग्रेस को मिलते हैं 208, 208 सदस्य कांग्रेस से चुनकर आए थे। लीग से चुनकर आते हैं 93 सदस्य और फिर क्षेत्रीय दल जितने 7 क्षेत्रीय दल थे और प्रत्येक से एक एक सदस्य चुनकर आता है और निर्दलीय आए थे 8। टोटल को जोड़ते हैं 7, 8, 15, 73, 208 टोटल जोड़ते हैं तो ये आता है 296। इतने सदस्य इस चुनाव के अंदर गठन करते हैं। जो 296 आने थे वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन लिए गए और 93 को राजाओं ने मनोनीत कर दिया। मनोनयन होने के बाद इतने सदस्य आ गए। इतने सदस्य आने के बाद आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि 208 कांग्रेस के आ रहे हैं जबकि 73 मुस्लिम लीग के थे। तो इस चीज से मुस्लिम लीग हतोत्साहित होती है और इन्होंने फिर संविधान सभा के निर्माण के लिए भाग लेने की बजाय प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया, यानी कि नरसंहार करना शुरू कर दिया। सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ाई, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर हिंदुओं को मारा गया, वहीं प्रतिक्रिया में जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वहां पर मुसलमानों को मारा गया, कत्लेआम हुआ। फिर नोआखली के अंदर गांधी जी ने जाकर इस सांप्रदायिक हिंसा को रोका था, इसीलिए माउंटबेटन ने उस समय गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि भी दी थी। तो ये इन्होंने विरोध कर लिया। विरोध करने के बावजूद भी हमारे जो कांग्रेस के और अन्य जो माउंटबेटन जैसे नेता थे इन सब ने मिलकर लीग को मनाने की कोशिश की। लीग को मनाने के बाद लीग अंतरिम सरकार के अंदर शामिल हो जाती है। अंतरिम सरकार में उस समय टोटल 14 सदस्य थे। 14 में से 6 हिंदुओं से आए थे यानी कांग्रेस से आए थे, 6 मुसलमानों से यानी लीग से आए थे, एक सिख थे और एक अन्य दलित वर्ग से थे और टोटल 14 सदस्यों की एक सरकार बनी थी जिसका नाम था अंतरिम सरकार और उसके उपाध्यक्ष बनाए थे पंडित नेहरू को। ये सदस्य बनके उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो फैक्ट बेस्ड है कि उस समय जब संविधान सभा बन गई थी, संविधान सभा में इतने सदस्य आ गए थे, इन संविधान सभा के बनने के बाद किसने किस पद की अध्यक्षता की थी। जैसे यहाँ से एक चीज और ध्यान में रख लेते हैं, क्या जो लीग के सदस्य थे उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने उस समय पहले तो अंतरिम सरकार में तो शामिल हो गए थे लेकिन फिर इन्होंने संविधान सभा के अंदर भाग लेने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हम हमारे पर्सनल एक अलग स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग करते हैं और जबकि कैबिनेट मिशन ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। ध्यान में रखना, पाकिस्तान की स्वतंत्रता की मांग माउंटबेटन योजना में आती है, कैबिनेट मिशन में भी नहीं थी, क्रिप्स मिशन में भी नहीं थी और इन मिशनों का पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने विरोध भी इसीलिए किया था क्योंकि लीग स्वतंत्र पाकिस्तान चाहती थी, जबकि उस समय तक पाकिस्तान की मांग को किसी भी मिशन ने स्वीकार नहीं किया था। अंत में माउंटबेटन योजना आएगी और वही पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाएगी। तो लीग ने यहाँ से इनको छोड़ दिया, कुछ लीग के सदस्यों ने छोड़ दिया और कुछ सदस्य जो वापस जुड़े हुए रह गए और उसी तरीके से कुछ राजाओं ने अपने सदस्य नहीं भेजे क्योंकि वो पाकिस्तान में शामिल होने में उत्सुक थे और कुल मिला के संविधान सभा का निर्माण करने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 324 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था। बाकी कुछ लीग के कम हो गए, कुछ राजाओं के कम हो गए और लीग के भी सारे नहीं हुए थे, राजाओं के भी सारे नहीं हुए थे, इसलिए टोटल 324 सदस्य बच गए। 324 सदस्यों ने फिर मिलकर जब संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण इतना आसान था नहीं और संविधान सभा को 2 कार्य एक साथ करने पड़ रहे थे। एक तरफ वो संविधान सभा का निर्माण कर रही थी, दूसरी तरफ वो विधायिका के रूप में देश का संचालन भी कर रही है क्योंकि संविधान लागू होगा 1950 में और ये घटना चल रही है, यानी कि सबसे पहले ये गठन होता है, संविधान सभा का गठन 1946 में ही हो जाता है और 1946 में गठन होने की बात चल रही थी, जबकि इसकी प्रथम बैठक
9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अस्थायी रूप से अध्यक्षता दी गई थी सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उस समय वरिष्ठ थे। तो कई बार ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए अध्यक्षता का कारण भी पूछ लेते हैं कि सच्चिदानंद जी को क्यों उस समय के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ थे, उम्र दराज व्यक्ति। हो गया, ये गठन हो गया। प्रथम बैठक यहाँ पर होनी शुरू होती है और आगे फिर बैठकें होने लगी। 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपने सर्वसम्मति के साथ में राजेंद्र प्रसाद को इनका अपना स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और इन्होंने संविधान जब निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय इस संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। मैंने अभी बताया कि भारत के संविधान लागू होने तक संविधान सभा भारत की संसद का भी काम करती है, जिसे अंतरिम संसद नाम दिया गया था। और अंतरिम संसद के दौरान विधायिका का जब काम करती है उस समय इसकी जिसने अध्यक्षता की थी वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ने उस समय अध्यक्षता की जिस समय ये संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी। ठीक है, गठन हो गया। गठन के बाद देखते हैं इन्होंने जब कार्य करना शुरू किया तो इतने बड़े संविधान के निर्माण में इनको कई अन्य कार्य भी करने पड़ रहे थे और देश का संचालन भी उसी समय करना पड़ रहा था। इसलिए इन्होंने अपने विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न समितियां बनाई थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियां होती है। इनमें से कुछ मुख्य समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। इन समितियों पर जिस जिस व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी उनको भी हमें कई बार याद रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर भी इनकी अध्यक्षता वाली पद बदल दिए जाते हैं, यानी कि वित्त समिति के अध्यक्ष नेहरू जी को बना दे या फिर प्रांतीय सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दे। इस तरीके से कुछ कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए हम इनको अलग से याद कर लेते हैं। तो मैंने उन सभी समितियों का नाम लिख दिया है जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। राजेंद्र प्रसाद जी ने जिन जिन समितियों की अध्यक्षता की उनमें पहला था नियम समिति, यानी नियम बनाने का काम इनकी समिति ने किया था। दूसरी थी संचालन समिति, किस तरीके से कार्य चलेगा, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की। तीसरी थी कार्य प्रक्रिया समिति, किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी, और वित्त से रिलेटेड जो समिति होगी उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की। और एक थी झंडा समिति, झंडा समिति यानी राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो ये तो छोटी छोटी दो समितियां, जबकि ये मुख्य समितियां थी। इन सबके एक ही साथ नाम याद में रख लो कि इतनी 5 समितियों की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी ने एक संघ संविधान, जो संघ का संविधान बन रहा है उसके जो छोटे छोटे संघ बनेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंदर भारत के राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ए बी सी डी। डी के अंदर केवल एक अंडमान निकोबार को रखा गया था। ए के अंदर उन क्षेत्रों को रखा गया था जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं पश्चिम दिशाओं के अंदर, हिंदू बहुल क्षेत्र थे जो मेजर भारत का हिस्सा थे। बी के अंदर उन राज्यों को रखा गया था जो पश्चिमी सीमाओं पर लगते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान को भी ख कैटेगरी के राज्य माने गए थे, तो वो भी इसीलिए थे। और तीसरी कैटेगरी थी वो पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र आते हैं, और डी के अंदर अंडमान निकोबार था। तो 4 कैटेगरी में इन्होंने राज्यों को रखा। उन चारों में से डी को छोड़ दीजिए, ए बी सी डी थे। इन राज्यों को ग्रुप में, जिस ग्रुप में रखा गया था, तो ऐसा प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य प्रांत अपना स्वतंत्र रूप से एक संविधान बना सकती है, और वो राज्य मिलकर या प्रांत मिलकर जो ग्रुप बना रहे हैं, जैसे ए बी सी ग्रुप, इस ग्रुप का सामूहिक रूप से एक संविधान का निर्माण कर सकती हैं। और तीसरा प्रावधान था सभी संघ मिलकर एक ही राष्ट्र का संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और देशी रियासतें चाहे तो स्वतंत्र हो सकती है, और स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं तो पाकिस्तान में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया था, तो देशी रियासतें भी अपना पृथक संविधान बना सकती है या फिर भारतीय संविधान के अंदर शामिल हो सकती हैं। इस तरीके से जो संघ बने हुए थे, इन संघों के ग्रुप के संविधान का निर्माण हो रहा है, तो उस समय अध्यक्षता कौन करेंगे? नेहरू जी करेंगे। और संघीय शक्ति, इसकी भी अध्यक्षता नेहरू करेंगे। और राज्यों की जो समिति थी, इसकी भी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे हैं। तो यानी कि संघ संविधान, संघ शक्ति और राज्यों की ये नाम जब भी आएंगे तो
पंडित जी का नाम भी आएगा। उसके बाद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड दो समितियां थी। एक थी प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इनको प्रांतों के एकीकरण में, देशी रियासतों के एकीकरण में इनको इस समिति की अध्यक्षता दी गई थी। हम जानते हैं कि सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया था। ये थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। और दूसरा, इन्होंने मूल अधिकारों पर जो समिति बनी हुई थी उसकी भी अध्यक्षता की थी। मूल अधिकारों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मूल अधिकारों पर एक उप समिति भी बनती है जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं। तो समिति की अध्यक्षता पटेल जी कर रहे हैं और उप समिति की अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे हैं। फिर है के.एम. मुंशी। इनको भी एक छोटी समिति दी गई थी जिसका नाम था कार्य संचालन। कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता के.एम. मुंशी कर रहे हैं। और फिर एक और समिति थी अल्पसंख्यकों पर उप समिति, उसकी अध्यक्षता की थी कृष्णा स्वामी अय्यर। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता बी.आर. अम्बेडकर करेंगे और इस पर अलग से काफी थोड़ी डीप में चर्चा करने की जरूरत है, सो इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये समितियां थी, इन समितियों की इन्होंने अध्यक्षता की थी। एक साथ में ही लिख कर रख लो और फिर एक एक लाइन समझकर इनको याद रख लेते हैं। चलिए आगे फिर इस संविधान सभा से रिलेटेड कुछ फैक्ट आते हैं, इन फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। संवैधानिक सलाहकार, इस संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था बी.एन. राव। फिर नेक्स्ट फैक्ट आता है, संविधान सभा ने कुल 3 बार संविधान का निर्माण, प्रारूप समिति ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने 3 बार निर्माण किया था, यानी प्रारूप सेट किया था। उसका जब तीसरा प्रारूप आया था वो पेश हुआ था 14 नवंबर 1949 को। सबसे पहले निर्माण होते संविधान का कई लोगों ने विदेशों की यात्राएं की। इससे पहले हम देख लेते हैं एक फैक्ट को कि संविधान के निर्माण में टोटल, ये रहा, संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑलमोस्ट 3 साल का समय लगता है। तो 3 साल इन्होंने यहाँ दिल्ली में बैठकर आपसी ग्रुप डिस्कशन नहीं किया था, इन्होंने विदेशों की भी यात्राएं की थी। विदेशों में यात्रा करके इन्होंने वहाँ के संविधानों को पढ़ा, वहाँ की परिस्थितियों को देखा, फिर उन संविधानों से कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकालने के बाद इंडिया आए। इंडिया आकर उन्होंने उन सभी तथ्यों को भारत के परिस्थितियों के अनुसार देखा और जो तथ्य भारत की परिस्थितियों के अनुसार सही थे उनको सीधा उठा लिया और जो तथ्य, जो प्रावधान भारत की परिस्थितियों पर सही ढंग से लागू नहीं हो रहे थे उनको फिर संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया। तो इतना कार्य कर रहे थे और इस कार्य में जो परिवर्तन आ रहे थे, क्योंकि कई लोग फिर अपने अपने मत रख रहे थे, डिस्कशन होता था और लगभग संविधान सभा ने यही कोशिश की थी कि हम जो भी निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से लेंगे। अगर सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इसके अंदर समायोजन करेंगे। तो मेजर तथ्य जो अप्रोच थी वो इस प्रकार की रखी गई थी कि हम, ऐसा नहीं है कि बहुमत में जो निर्णय ले लिया वही स्वीकार कर लेंगे, हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी अल्प मत में कोई भी व्यक्ति ना रहे, अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे शामिल करेंगे। तो इस तरीके से जब प्रथम वाचन हुआ तो उसके अंदर भी लोगों ने कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने विरोध भी किए, कुछ लोगों ने समर्थन में बोले। तो जिन लोगों ने विरोध बोला उनको भी इस उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको भी इसमें शामिल करना था। इस प्रकार इसके टोटल 3 प्रारूप आए और जब तीसरा प्रारूप आता है वो 14 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति ने प्रस्तुत किया। और जब प्रस्तुत किया था तब इस बिल का नाम रखा गया था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वी पास्ड, यानी कि वो संविधान जिसको असेंबली ने सेटल किया है, बनाया है, उसको पास कर दिया गया, यानी पारित कर दिया गया है। इन्होंने इसका नाम ही ऐसा ही रखा था ताकि तीसरे प्रारूप के बाद चौथा प्रारूप पढ़ने की नौबत ना आए। और ये इस बार वैसा संविधान बन गया था जिसके अंदर उस समय उपस्थित सभी लोगों को स्वीकार होने की वजह से इसको 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, यानी प्रस्तुत कर दिया और पूरे देश के समक्ष में लाकर खड़ा कर दिया कि ये हमारा संविधान है। और इस पर टोटल उस दिन संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 299।
टोटल सदस्य कितने हैं? 324। 324 में से 299 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। उन 299 सदस्यों को बोला गया था कि अब हमारा संविधान बन गया है, ये इस प्रकार का संविधान है, अब हम सब इसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के लिए उन सब ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 15 सदस्य किसी न किसी कारण से हस्ताक्षर नहीं कर पाए और इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का निर्माण हो गया, अब सिचुएशन आई थी दिमाग में, मतलब ऐसा विचार उठा था कि क्या आज के दिन से संविधान को लागू कर दिया जाए या फिर संविधान को लागू करने में थोड़ा और किसी अन्य रीजन से रोका जाए। तो फिर इस पर जब चर्चाएं चल रही थी तब बोला गया था कि आज से तकरीबन 19 साल पहले, यानी कि कहानी थी 1930 की, 1930 के दिन 26 जनवरी 1930 को, यानी कि 26 जनवरी के दिन को भारत के लिए स्वतंत्रता का दिवस घोषित किया गया था। एक मजेदार और रोचक फैक्ट ये भी है कि 26 जनवरी को कोई स्पेशल दिन नहीं था। 26 जनवरी को केवल उस महीने का अंतिम संडे था, इसलिए 26 जनवरी सेलेक्ट हुई है। 1900 जब 30 में स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हुई थी, वो 26 जनवरी 1930 को इसलिए कहा गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन उस जनवरी के महीने का अंतिम संडे था और संडे के दिन सभी छुट्टी पर थे ताकि सब लोग मिलजुल कर इसका स्वतंत्रता दिवस में शामिल हो सके, इसलिए 26 जनवरी के दिन को सेलेक्ट किया गया था 1930 में। और जब यहाँ पर हमारे यहाँ संविधान को लागू करने की बात आई तब पता चला कि भाई हमने ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो तो 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, तो उस 26 जनवरी 1930 के दिन को कुछ महत्व देते हैं। महत्व देने के लिए इन्होंने फिर संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू करने के बजाय पूरा 2 महीने आगे ट्रांसफर कर दिया और आगे ट्रांसफर करके फिर संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद 26 नवंबर, फिर आता है 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के अंदर कितने अनुच्छेद थे जिनको लागू करना था या लागू किए गए थे, तो ये तकरीबन 15 थे और 1995 को शामिल करने पर ये हो जाते हैं 16, क्योंकि 1995 में लिखा गया था कि 26 नवंबर 1949 के अलावा, मतलब 26 जनवरी 1949 के दिन भारत के अंदर कौन कौन से संविधान लागू होंगे, ये 95 में लिखा हुआ है। 95 में लिखा हुआ है, इसका मतलब 95 को तो लागू किया था, ये अपने आप ही लागू हो गए। जैसे ही 95 को लागू किया तो ये सारे के सारे लागू हो गए, तो टोटल 16 हो गए 95 को इंक्लूड करते हुए। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से थे। 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से जुड़े हुए संविधान अनुच्छेद थे। और जब संविधान लागू हो रहा है या ना भी लागू हो, लेकिन नागरिकता तो 15 अगस्त 1947 से ही हमारे पास है, इसलिए इनको तो लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी था। उसके बाद आता है 60 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। जब राष्ट्रपति पहले से ही भारत के अंदर पद पर हैं तो उनसे रिलेटेड अनुच्छेद का होना भी जरूरी था। उसके बाद आता है 324 के अंदर चुनाव का उल्लेख किया गया, तो इसको भी लागू करना था, क्योंकि नया चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक चुनाव को लागू ना किया जाए, तो ये भी लागू हो गया था। 366 और 367 ये केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों से रिलेटेड वाले टॉपिक में आता है, और 389 वित्तीय शक्ति से जुड़ा हुआ था, 380 भी वित्तीय और 389 और ये अंतिम वाले। टोटल इतने संविधान के अनुच्छेदों को, यानी 15 या फिर 16 बोलो, और ये अनुच्छेद उस दिन 1949 के दिन लागू कर दिए गए थे। अब एक और फैक्ट था कि संविधान सभा ने टोटल कितने सत्र आयोजित किए थे? 12 सत्र। 12 सत्रों में इन्होंने ये 12 सत्र 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगे हुए थे, और इन 12 सत्रों के अंदर ये हो गया था। 12वां जो सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए कई बार कुछ लोग इस 12वें सत्र को शामिल करना बंद कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और उसकी जगह पर 11 सत्र ही बताते हैं, जो कि गलत है। 24 जनवरी 1950 को भी एक और सत्र आया था, एक दिन का ही था, और उस सत्र के अंदर भी कई कार्य किए गए थे। उन कार्यों में 2 काम शामिल थे, एक था राष्ट्रगीत
और दूसरा राष्ट्रगान को शामिल करना, और एक था राष्ट्रपति का चुनाव करवाना। तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन तीनों को 24 जनवरी 1950 के दिन ही देश के अंदर लागू कर दिया गया था। ये थी संविधान सभा। उसके बाद अब संविधान सभा में एक और पोर्शन बचता है जिसका नाम है संविधान सभा की प्रारूप समिति, और फिर आता है संविधान सभा की आलोचना और अन्य कोई ऐसा तथ्य जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और जरूरी होता है, उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि संविधान सभा ने कुछ संसदीय कार्य किए थे। जो आज की संसद करती है वैसे ही संविधान सभा ने भी कुछ संसदीय कार्य किए थे। वो संसदीय कार्य कौन से थे? एक, इन्होंने भारत की संसद के रूप में भारत के झंडे को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 के दिन। पहला काम संविधान सभा द्वारा विधायिका के रूप में मानो या फिर विधायिका के रूप में या संसदीय कार्यों में काउंट करें तो पहला कार्य इन्होंने 22 जुलाई 1947 को किया। 22 जुलाई 1947 के दिन इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद मई 1949 के दिन इन्होंने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ उन देशों को कहते हैं जिन देशों पर किसी दिन ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाए थे। उन उपनिवेशों का जो सर्वोच्च था वो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। तो इन सभी देशों ने एक मंडल बना रखा था जिसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने भी ली थी, और ये कार्य भारत की संविधान सभा ने कर दिया था 49 के अंदर। और एक काम ये होते हैं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति का चुनाव करना और इनको स्वीकार करना, ये काम भी संविधान सभा ने किए थे। तो अब हम इसकी प्रारूप समिति और अन्य आलोचना जैसे कुछ तथ्य और है जिन पर चर्चा करने के लिए कल फिर से मिलते हैं।